गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो हमारा विषय रहेगा पद परिचय। पद परिचय किसे कहते हैं? पद क्या होता है, परिचय क्या होता है, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, कैसे पद परिचय बताया जाता है किसी भी शब्द का, कितने इसके भेद होते हैं, ये जो सभी बातें हैं, ये सभी बातें आज इसमें हम अच्छे से जानेंगे पद परिचय में। सर्वप्रथम पद परिचय को अंग्रेजी में पार्सिंग बोलते हैं, PARSING, पार्सिंग। ठीक है, क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसे? पार्सिंग। अब बात आ जाती है कि जो पद है ये क्या कैसे बनता है। अब देखो, शुरुआत में हम जब LKG UKG क्लास में होते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है? हमें सिखाया जाता है वर्ण। वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या होती है, ये सभी बातें सिखाई जाती है। वर्ण विच्छेद क्या होता है, यानी कि शुरुआत में जो ये है हमारी जो डमी होती है, वर्ण होते हैं ए जमा मैं जमा क्या जमा र, इस तरीके से, यानी कि वर्ण वर्णों से किसका निर्माण होता है? शब्दों का। वर्णों से किसका निर्माण होता है? शब्दों का। और शब्द से शब्द को जब व्याकरण की दृष्टि व्याकरण से बांध देंगे, शब्द को व्याकरण के नियमों से बांध देते हैं तो वो किसका रूप धारण कर लेता है? पद का। और पद से वाक्य, और वाक्य से अर्थ, वाक्य से अर्थ, यानी कि जो कोई भी वाक्य है उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य ही निकलता होगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि पद क्या है, पद क्या है, परिचय क्या है। ये जो बात है ये इसमें हम जानेंगे। ठीक है, यानी कि वर्णों के जो, तो इस तरह से जो पद है, पद क्या हुए? पद हुए कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, ठीक है, सार्थक क्या होता है? सार्थक होता है बेनिफिशियल, अंग्रेजी में बेनिफिशियल बोलते हैं, यानी कि लाभदायक, फायदेमंद। ठीक है, सार्थक और निरर्थक दो तरह के शब्द होते हैं, यानी कि कितने तरह के शब्द होते हैं? सार्थक और निरर्थक, दो तरह के शब्द हो गए। सार्थक क्या हो गए? जिनका कोई ना कोई फायदा हो, जिनका जो कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, जिनका, उन्हें सार्थक बोलते हो। और निरर्थक जिनका कोई भी औचित्य न हो, कोई किसी तरह का कोई भी अर्थ न देते हो, उन्हें निरर्थक बोलते हैं, बिना अर्थ देने वाले। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ? वर्णों के सार्थक समूह से तो क्या बन गया? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। और जब हम उन्हीं शब्दों को हम क्या कर देते हैं? उन्हीं शब्दों को हम व्याकरण के नियमों में बांध देते हैं, यानी कि हम उन शब्दों को व्याकरण के नियमों से जब बांध देंगे तो वो किसका रूप धारण कर लेंगे? वो रूप धारण कर लेते हैं पद का। अब व्याकरण के नियम क्या है? व्याकरण के नियम यानी कि लिंग, वचन, काल, कारक। ठीक है, इस प्रकार से वो संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, या फिर विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, निपात है, क्या है क्या नहीं है। इस तरीके से जब हम उस पद को, यानी कि वो जो शब्द है जिसने पद का रूप धारण किया है, उस शब्द को जब व्याकरण के इस प्रकार के नियमों से बांध देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी जो वास्तविक जो परिभाषा है वो भी बताऊंगा मैं आपको। और परिचय, परिचय का क्या मतलब हुआ? परिचय होता है इंट्रोडक्शन देना, यानी अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन, यानी खुद के बारे में, स्वयं के बारे में बताना, जानकारी देना। अब जैसे जानकारी देना का मतलब क्या हुआ? जानकारी देने का मतलब हुआ, अब जैसे हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमारे से पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, तो आप तुरंत ही बोलते हो माय नेम इज फलाना ढिमका मुकड़ा टुकड़ा, जो भी आप बोल देते हो, जो भी हमारा नाम होता है। फिर फादर नेम, अता पता, सब कुछ बता देते हैं आप। ठीक है, यानी कि खुद हम अपने बारे में जो जानकारी देते हैं दूसरे को, ऐसे ही हम उस शब्द से संबंधित जो वो शब्द नियमों से बनकर पद के रूप जिसने धारण किया है, उसके संबंध में भी हम ऐसे ही क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि परिचय का मतलब क्या हो गया? उसके संदर्भ में बताना। वो जो पद जिसने पद का रूप धारण किया है, जिस शब्द ने पद का रूप धारण किया व्याकरण के नियमों में बन चुका है, उसके संबंध में हमें
जानकारी प्राप्त करनी है। तो इस तरीके से जब हम ये सभी कुछ जानकारियां बताते हैं, जो किसके संबंध में, पद के संबंध में, कि ये जो पद है, ये पद किसका भेद है, कौन सा भेद है, यानी कि इसका जो संबंध है वो संबंध संज्ञा शब्द से है, संज्ञा से है, या फिर सर्वनाम शब्दों से है, या फिर इसका संबंध विशेषण से है, या फिर क्रिया विशेषण से है, या समुच्चय बोधक से, संबंध बोधक से, निपात है, ठीक है। और अगर निपात है तो वो कौन सा है, अगर संज्ञा शब्द है तो संज्ञा का में ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है, ठीक है। अगर ये विशेषण है तो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है, या फिर ये संख्यावाचक के रूप में प्रयोग हुआ है, या परिमाण के या सार्वनामिक के रूप में प्रयोग हुआ। ये जो सभी बातें हैं हम क्या करते हैं, ये सभी बातें ही जब हम उस पद के बारे में बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पद परिचय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पद परिचय, यानी कि पार्सिंग का इंट्रोडक्शन देना, इंट्रो। जैसे मान लीजिए कोई टीचर क्लास में न्यू टीचर आता है और वो आपको अपने संदर्भ में बताता है कि मेरा नाम ये, मैंने ये एजुकेशन मैंने गेन की हुई है, और फिर आपके बारे में पूछते हैं ना, आप बताते हो मेरा नाम ये है, मेरा ये है, 10th क्लास में पढ़ता हूँ, 10th न्यूटन में पढ़ता हूँ, ये सभी बातें, ठीक है, और उस जगह से संबंध रखता हूँ। ये सभी बातें क्या होती है, ये सभी जैसे आप अपने संदर्भ में औरों को बताते हैं, ऐसे ही उन पदों के संदर्भ में भी हमें जानकारियां प्राप्त करनी होती है कि ये किस नियम से बंधा हुआ है, व्याकरण के किस नियम से बंधा हुआ है। ये नाउन से बंधा हुआ है, प्रोनाउन से बंधा हुआ है, एडजेक्टिव से, वर्ब से, कंजंक्शन से, प्रेपोजिशन से, किससे बंधा हुआ है, किससे नहीं। तो जब उसके बारे में हम अलग तरीके से, यानी कि उसके लिंग, वचन, काल, कारक सभी कुछ बता देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पद परिचय कहते हैं। अब इसकी जो वास्तविक अगर परिभाषा देखें तो वास्तविक परिभाषा बन जाएगी कि पदों का जो व्याकरणिक परिचय देना ही, जो पद है पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है, ठीक है। अब जैसे सामान्य बातें अगर करें, सामान्य बातें करें कि जिस तरह से मान लीजिए व्यक्ति अपना परिचय देता है ना, कोई भी आदमी अपना परिचय देता है, वैसे ही हमें भी इन पदों का भी परिचय लेना होता है। इन पदों के संदर्भ में भी हमें क्या करनी होती है, जानकारियां प्राप्त करनी होती है। और जिस तरह से व्यक्ति अपना परिचय देते हुए अपने गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, नाम, पता प्रकार, ये सभी प्रकार की सूचनाएं देता है, वैसे ही इस इन पदों में भी हमें उनके गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, दिशा, प्रकार, ये सब कुछ उनके संदर्भ में, यानी कि गुण, दोष से मतलब लिंग, वचन, काल, कारक, ठीक है, ये सभी कुछ उनके बारे में जानते हैं, ठीक है भाई। अब ये जो पद परिचय से संबंधित जो बातें हैं, कुछ बातें ऐसी है जो हमें क्या करनी होती है, ध्यान में रखनी होती है, वो भी बातें बताऊंगा। एक बार थोड़ा सा आपको इसके एक दृष्टांत बता देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ सके। जैसे उदाहरण के लिए राम स्कूल में जाता है, राम स्कूल में जाता है, ये दो तरीके से आ सकता है पेपर में, ठीक है। दो तरीके से क्या, मान लीजिए या राम शब्द है, या में, या जाता, या है, यानी कि इसमें से इस पूरे वाक्य में से पांचों के पांचों में अंडरलाइन हो सकते हैं और 5 अंक में पूछा जा सकता है, या फिर इस पद में एक ही शब्द को रेखांकित करके उसका परिचय पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अब मैंने जैसे इसमें बता दिया राम, एक तरीका तो ये हो गया अंडरलाइन करके। एक क्या कर दिया, मान लीजिए विकल्पी तौर पे, जैसे अभी आगे आपके एग्जाम होंगे उसमें क्या होगा, अंडरलाइन नहीं होगा, उसके ऊपर कोष्टक चिन्ह दिया गया होगा कि राम। अब राम अगर कोष्टक चिन्ह में, तो आपको राम का पद परिचय बताना कि राम व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सभी कुछ आपको बताना। अब इसमें आपको इस तरीके से अधिकतर पूछा जाता है, ये इस प्रकार से कोष्टक चिन्हों में बहुत ही 1% अवसर होता है कि चांस होता है कि इस तरीके से पूछा जाए परीक्षा में। तो अब हमें राम का पद परिचय बताना है।
सबसे पहले राम है क्या, सबसे पहले हमें ये देखना है। अब ये जो राम का पद परिचय पूछा गया, ये हमें दो तरीके बताएगा, दो तरीके से बताना पड़ेगा। एक बताना पड़ेगा विकारी के संदर्भ में और दूसरा बताना पड़ेगा अविकारी के संदर्भ में, अविकारी के संदर्भ में। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, टोटल कहने का मेरा मतलब यही है, ये जो पद परिचय है ना, ये पद परिचय चलेगा दो के अनुसार। इसके पद परिचय को दो भागों में विभाजित कर देंगे, एक बदल देंगे, एक कर देंगे विकारी और दूसरा कर देंगे अविकारी। ठीक है, अब विकारी क्या है, इसी राम पर आएंगे हम, इसी पर लौटेंगे पुनः। विकारी क्या है, विकारी जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के अनुसार जिनका रूप बदला जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी क्या होता है, अविकारी होता है जिन शब्दों का लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिनका रूप नहीं बदला जा सकता, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे विकारी में जैसे लड़का है, लड़का, लड़का, लड़के, लड़कों, ठीक है, कुर्सी, कुर्सियां, मेज, मेजे, पंखा, पंखे, पंखों। ठीक है, जैसे वह से, जैसे तू से तुम, तुम्हारा, तुमको, जैसे मैं से मेरा, मुझे, मुझको। ठीक है, ये बदले गए ना इस तरह से। जैसे चल से चलना, चलाया, जा से जाना, जाएंगे, जाते हैं। ठीक है, ये रूप बदले जा सकते हैं इन सब लिंग वचन काल के अनुसार रूप बदला जा सकता है। लेकिन ये तो अविकारी है, इस रूप नहीं बदला जा सकता, इसमें नहीं बदला जा सकता। जैसे किंतु परंतु इसलिए, किंतु परंतु इसलिए, धीरे धीरे, अचानक, तेजी से, ही भी तक, मात्र, इस और जो ये विस्मयादिबोधक जितने भी शब्द होते हैं, विस्मयादिबोधक जितने भी शब्द है और उनके साथ जो चिन्ह है, ठीक है, ये सभी के सभी क्या होंगे, ये अविकारी होते हैं। ये क्या होते हैं, अविकारी। इनमें इनके रूप को बदला नहीं जा सकता, नो चेंज। इसमें तो नो चेंज और इसमें चेंजिंग। अब इसमें जो बात आती है चेंजिंग की, चार प्रकार से आएगी, यानी कि ये चार तरीके से इसके रूप को बदल सकते हैं। एक संज्ञा के तरीके से, संज्ञा पद परिचय, दूसरा इसका सर्वनाम पद परिचय, यानी कि सर्वनाम के रूप में बदल सकते हैं। तीसरा इसको हम किस रूप में बदल सकते हैं, तीसरा इसे हम विशेषण के रूप में बदल सकते हैं। चौथा इसे हम क्रिया के रूप में बदल सकते हैं। चौथा किस रूप में बदलेंगे, क्रिया के रूप में। ठीक है भाई, ठीक है, तो इसको चौथा क्रिया के रूप में बदलेंगे। अब इसे इसके भी बताऊंगा आपको, क्योंकि बात आ रही है, हमारी बात चल रही है राम पर, किस पर चल रही है, राम पर। अब देखो, अब सीधी सी बात है, ये जो राम शब्द है, ये राम शब्द सबसे पहले तो क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया। इसमें इसका क्या हो सकता है, रूप बदला जा सकता है। अब जैसे राम स्कूल में जाता है, राम की जगह मैं स्कूल में जाता हूं, वह स्कूल में जाता है, आप स्कूल में जाते हो, तुम स्कूल में जाते हो। ठीक है, रूप बदल दिया ना। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हो गया ये राम, जो राम शब्द है ये विकारी हो गया। अब विकारी के बाद ये क्या है, इसके विकारी के जो भेद है ये इसमें से बताएंगे। तो ये जो राम शब्द है, ये राम शब्द क्रिया तो है ही नहीं, क्रिया तो है ही नहीं, क्योंकि राम शब्द क्रिया नहीं है। फिर न ये विशेषण के रूप में है, दो खत्म हो गए, ना क्रिया रहा ना ये विशेषण रहा। और तीसरा क्या है, सर्वनाम, ये भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है। तो बच गया क्या हमारे पास, संज्ञा शब्द, यानी कि ये क्या है, ये है जो राम शब्द है, ये नाउन वर्ड है। ये राम शब्द क्या है, नाउन। अब ये जो नाउन है यानी कि संज्ञा है, ये विकारी हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, दूसरा पहले क्या हो गया, विकारी, और दूसरा क्या हो गया, संज्ञा शब्द, यानी कि ये नाउन हो गया, अंग्रेजी में बोले तो नाउन हो गया। फिर अब बात आ जाती है कि ये जो संज्ञा शब्द है,
ये संज्ञा शब्द कौन संज्ञा का कौन सा भेद है? ये जो राम है ये व्यक्तिवाचक है या जाति का बोध कराता है या भाव का बोध कराता है? तो यहाँ तो साधारण सी बात है, ये किसका बोध कराता है? व्यक्ति का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? व्यक्ति का। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बन गया ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पहली बात हमने क्या बता दी? पहली बता दी विकारी के रूप में कि ये जो राम शब्द है ये विकारी है। ये राम शब्द क्या है? विकारी है। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा, अब इसमें है ना, ये जो विकारी है, विकारी में लिंग वचन बताने होते हैं। विकारी में जो पद परिचय है जिसका पूछा गया उसका लिंग भी बताना होता है और उसका वचन भी बताना होता है। लेकिन अविकारी में, जो अविकारी में इस तरह से कुछ नहीं बताना होता, ना उसका लिंग बताना होता है ना वचन बताना होता। ठीक है, सिर्फ क्या बताना होता है? उसका सिर्फ कौन सा भेद है, किसके साथ क्या संबंध है, इतना बताना होता है। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बातें बतानी होती है अविकारी में। जब इस पर चलेंगे ना उसमें आपको ये सभी बातें बताऊंगा। अब विकारी हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो राम शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? राम तो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? राम पुल्लिंग। ठीक है, और पुल्लिंग को भी अधिकतर गलत करते हैं हम। ये जो अर्ध है ना, अर्ध है जहां पर खड़ी पाई की सिद्ध में ये आएगी, अनुस्वार बिंदु यहाँ पर आएंगे और ये मात्रा थोड़ी सी ऊपर रह जाएगी इससे। ठीक है, और अधिकतर ये जो पूरा रूप होता है ल का, तो यहाँ पर हम अनुस्वार बिंदु का प्रयोग करते हैं। ये गलत है, ये गलत तरीका है। ठीक है, तो पुल्लिंग हो गया। और जो राम शब्द है एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। राम क्या है? एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है। किस रूप में प्रयोग हुआ है? राम एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ। अब जो राम शब्द है, या तो राम क्या है, किस रूप में प्रयोग हुआ है? ये कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है वाक्य में, या कर्म के रूप में प्रयोग हुआ है, या फिर किसी अन्य रूप में प्रयोग हुआ है? तो राम क्या इस वाक्य में किस रूप में प्रयोग हुआ? राम हुआ कर्ता के रूप में। किस रूप में प्रयोग हुआ? कर्ता के रूप में। कर्ता के रूप में, यानी कि मूल कर्ता है। आप क्या लिखोगे? मूल कर्ता। या तो ये बात लिखोगे मूल कर्ता, या राम का संबंध किससे है? क्रिया से। राम का संबंध किससे बताया गया है? क्रिया से बताया गया है। ठीक है, ये 5 बातें आपको इसमें बतानी है। इतनी बात समझ आई है कि राम जो शब्द है, राम क्या है? जो रेखांकित पद है विकारी है। राम जो शब्द है, राम शब्द संज्ञा शब्द है, और संज्ञा का कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और राम जो शब्द है ये पुल्लिंग है। राम जो शब्द है ये एक वचन है। और राम जो शब्द है ये कर्ता, मूल कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है। या तो मूल कर्ता के रूप में लिख दीजिएगा, अगर मूल कर्ता के रूप में नहीं लिखते हो तो आप क्या लिखो? सीधा इसको लिख दीजिएगा आप कि मूल कर्ता का संबंध क्रिया से बताया गया है। इतनी बात आप इसमें बताओगे। ठीक है, अब ये बात इतनी समझ आई है। सिर्फ आपको ये बात मैंने आपको इसलिए बताई ताकि पद परिचय पे से आगे पद परिचय पर आगे बढ़ने से पहले ये जो जानकारियां हैं, इस तरह की ये जानकारियां जाननी अति आवश्यक है। अब थोड़ी सी 1-2 बातें और बताऊंगा मैं आपको इसमें। अब जो ये इसमें आ जाती है पद परिचय से संबंधित जो बातें हैं, विशेष जो महत्वपूर्ण बातें हैं पद परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो याद रखने योग्य है। सबसे पहले तो पद परिचय बताते हुए क्या करना चाहिए? वो यानी कि हमें क्या देखना चाहिए? वो किस वर्ग से संबंध रखता है जिसका हम पद परिचय बता रहे हैं ना। जिस भी शब्द का हम पद परिचय बता रहे हैं जो पद के रूप में हमारे समक्ष आया, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो किस वर्ग का है। वो संज्ञा वर्ग का है, वो सर्वनाम वर्ग का है, वो विशेषण वर्ग का है, या फिर वो क्रिया का है, संबंध बोधक का, क्रिया विशेषण का, समुच्चय बोधक का है, वो निपात किस वर्ग का है। ठीक है, यानी कि वर्ग से मतलब है वो विकारी है या अविकारी है। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी होगी। दूसरी बात पद परिचय में पद के गुण अर्थात उसका लिंग, वचन, काल, कारक,
ये बातें भी हमें बतानी जरूरी होती है। तीसरी जो बात है कि पद परिचय में हमें पद विकारी के रूप में प्रयोग हुआ है या अविकारी के रूप में प्रयोग हुआ है, ये भी बताना जरूरी होता है। क्योंकि अगर विकारी के रूप में प्रयोग हुआ है, विकारी के रूप में प्रयोग हुआ है, तो विकारी का कौन सा भेद है? वो संज्ञा भेद है या सर्वनाम है या विशेषण है या फिर क्रिया है। ठीक है, अगर क्रिया है तो कौन सी क्रिया है? वो सकर्मक क्रिया है, क्रम के आधार पर सकर्मक है या कर्मक है, या फिर वो संयुक्त क्रिया है, या फिर वो क्या नाम है, पूर्वकालिक क्रिया है, या फिर कोई अन्य क्रिया है संयुक्त। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये बातें बतानी है, ये बातें हमें याद रखनी है इसमें। फिर पद परिचय में पद का अन्य पदों के साथ जो पद रेखांकित रूप में हमारे समक्ष आया है, उसका जो संबंध है, उसका संबंध अन्य पदों के साथ क्या है, उसका संबंध अन्य पदों के साथ वाक्य में क्या दर्शाया गया है, ये बातें हमें इस पद परिचय में विशेष तौर पर याद रखने होंगे। ठीक है, अब जो एक मैंने आपको दृष्टांत के रूप में बताया था, मान लीजिए राम स्कूल में जाता है, राम स्कूल में जाता है, राम स्कूल में जाता है। अब राम का तो पद परिचय हम जान चुके हैं, अब बात आ जाती है स्कूल की। मान लीजिए स्कूल है, स्कूल, स्कूल रेखांकित पद है, इसका पद परिचय बताना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेखांकित परिचय बताते हुए इस पद का, ये जो रेखांकित रूप में आया है, इसका जब हम पद परिचय बताएंगे स्कूल का, तो हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले ये क्या है, विकारी है या अविकारी है। ये क्या है, विकारी शब्द है, क्या है ये, विकारी। दूसरी जो बात है, दूसरी बात, ये विकारी आ गया, जब विकारी आ गया तो समझ लीजिएगा सीधी सी बात है, विकारी आ गया ना, अगर आपने ये पहचान कर ली कि ये जो शब्द है ये विकारी है, तो फिर इसमें इस विकारी क्या भेद आएगा कि ये संज्ञा, या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा या फिर वो क्या होगा, क्रिया होगी। ठीक है, निपात तो नहीं सकता ना क्रिया विशेषण हो सकता। अगर अविकारी होता तो फिर क्रिया विशेषण आता, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या निपात या विस्मयादि बोधक वो आते। अब इसमें ये विकारी हो गया। दूसरी बात, इसमें ये स्कूल जो शब्द है, स्कूल शब्द क्रिया तो है ही नहीं। दूसरा, क्योंकि विकारी के कितने भेद हैं, 4, कितने भेद बताए हैं विकारी के, 4। पहला भेद कौन सा बताया, संज्ञा, दूसरा भेद सर्वनाम, तीसरा भेद इसका विशेषण, और चौथा भेद इसका कौन सा हो गया, चौथा हो गया आपका क्रिया। कर्म आगे चलेंगे, कर्म के आधार पर कितनी होती है और इस तरह से क्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो अब न तो ये क्रिया है, न ये विशेषण है, न ये प्रोनाउन है, यानी कि ना ये सर्वनाम शब्द है। ये जो स्कूल है, ये स्कूल क्या है, स्कूल शब्द है, क्या है ये है संज्ञा शब्द। क्या है, स्कूल संज्ञा शब्द। इतनी बात बता दी कि विकारी हो गया, संज्ञा हो गया। अब ये जो स्कूल शब्द है, स्कूल जो संज्ञा के रूप में आया, ये संज्ञा का कौन सा भेद है, व्यक्ति के व्यक्तिवाचक के रूप में है, जातिवाचक के रूप में है या फिर अन्य रूप में है। अब देखिए स्कूल जो शब्द है, स्कूल तो कॉमन नाउन हो गया, स्कूल तो कॉमन नाउन है ना। सरकारी स्कूल भी होते हैं, एडेड स्कूल भी होते हैं और प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, छोटा स्कूल भी हो सकता है, बड़ा स्कूल भी हो सकता है। ठीक है, स्कूल तो स्कूल हो गया, यानी कि समस्त जाति का बोध कराता है, पूरी जाति का बोध कराता है स्कूल, जाति का बोध कराता है। तो इस तरीके से ये जो स्कूल शब्द हो गया, ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। क्या हो गया, ये जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर ये पुल्लिंग हो गया, क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। और फिर इसमें अगर बताएं एक वचन है या बहुवचन है, तो एक वचन के रूप में प्रयोग हो गया या बहुवचन के रूप में, ये बात बता देंगे। और इस तरीके से स्कूल जो शब्द है, स्कूल शब्द, स्कूल जो शब्द है, स्कूल शब्द इसमें वाक्य में किस रूप में प्रयोग हुआ है, कर्म के रूप में प्रयोग हुआ है या अन्य रूप में प्रयोग हुआ है, ये बात बता देंगे। फिर
इस पे जो पांचवी जो बात है, अब इसके साथ जिस पद परिचय के साथ अगर कारकीय विभक्ति भी लगी हुई है, यानी कि जो रेखांकित पद है वो रेखांकित पद, उस रेखांकित पद के साथ अगर कारकीय विभक्ति भी लगी हुई है तो उसका भी पद परिचय हमें बताना होता है। उसका भी क्या बताना होगा, पद परिचय, भले ही वो कारकीय विभक्ति रेखांकित हो या न हो, लेकिन उसका पद परिचय हमें अवश्य बताना होगा। अब में क्या है, अधिकरण में पर, यानी कि कौन सी कारकीय विभक्ति होगी, अधिकरण। ठीक है, तो ये बात बता दी हमने। अब जो बात आती है यहाँ पर, अगर यहाँ पर इसमें इस स्कूल के आगे क्या दिया हुआ हो, अगर किसी स्कूल का नाम दिया गया है, दर्शाया गया है, स्कूल का नाम दर्शाया गया है, मान लीजिए द सेंचुरी स्कूल या सेंचुरी स्कूल, राम यहाँ पर है, राम द सेंचुरी स्कूल में जाता है, द सेंचुरी स्कूल या सेंचुरी स्कूल में जाता है। अब इस और रेखांकित है स्कूल, रेखांकित पद क्या है, स्कूल। तो ये सोच लीजिएगा यहाँ पर व्यक्ति विशेष के बारे में, यानी कि किसके बारे में, उस स्कूल विशेष के बारे में बता दिया, स्कूल के स्पेसिफाइड नाम दे दिया, दर्शा दिया कि उसका विशेष नाम दे दिया कि इस स्कूल में जाता है। और इस तरीके से अगर उसका नाम दर्शाया गया है, नाम दर्शाया गया है, स्कूल के आगे उसका नाम दर्शाया गया है, तो वो क्या बन जाता है, सिर्फ वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही रहता है, वो जातिवाचक संज्ञा नहीं होता, वो क्या नहीं होता, जातिवाचक संज्ञा नहीं होता। तो इस तरीके से ये अगर स्कूल का नाम दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे राम स्टेशन पर खड़ा है, और स्टेशन क्या हो, स्टेशन रेखांकित है, उसका पद परिचय बताना। अब हमें ये तो नहीं पता है कौन से स्टेशन पर, पानीपत स्टेशन पर, करनाल स्टेशन पर, या फिर दिल्ली में, या महाराष्ट्र में, या उत्तर प्रदेश में, या क्या नाम है, राजस्थान में, ये तो नहीं पता कौन से स्टेशन पर खड़ा है राम। ठीक है, अगर तो स्टेशन शब्द क्या हो जाएगा, स्टेशन तो किसका काम करेगा, स्टेशन काम करेगा किसका, स्टेशन काम करेगा जातिवाचक का। ठीक है, कॉमन नाउन का काम करेगा। अगर उसके आगे नाम दर्शाया गया है तो वो क्या होगा, वो काम करेगा व्यक्तिवाचक का। ठीक है, इतनी बात समझ आई है। अब आगे चलिएगा, ऐसे तो ऐसे ही बताना होता है। अब आगे जैसे इसके भेदों के बारे में जानेंगे ना, तो देखिए पद परिचय। अब पद परिचय को आप सभी बातें भूल जाओ, पद परिचय को सिर्फ दो तरीके से लेकर चलेंगे। कितने तरीके से, दो से। सबसे पहले विकारी के रूप में, विकारी, ठीक है, और दूसरा अविकारी के रूप में, अविकारी के रूप में। अगर आपको ये भी नहीं पता है ना किसी पद का, जो रेखांकित पद आया, ये भी नहीं पता है ना, ये पहचान भी नहीं पता ना कि ये नाउन वर्ड है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, तो और सिर्फ आपको ये पता है, इतना सा पता है कि यार ये तो विकारी है, तो खाली अगर विकारी भी लिखोगे तब भी आपको अंक मिल जाएगा। आपको ये पता है कि यह विकारी है तो तब भी आपको अंक मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें ये जो विकारी है, विकारी की परिभाषा तो मैंने आपको बताई थी कि जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है, ऐसे पदों को क्या कहते हैं, और ऐसे शब्दों में विकारी, यानी कि विकार का मतलब होता है विकार उत्पन्न करना, परिवर्तन करना, चेंज करना लिंग वचन काल कारक के अनुसार। ठीक है, जैसे लड़का हो गया, यानी कि संज्ञा शब्द हो गए, जितने भी संज्ञा शब्द है, चाहे उसके कितने भेदों संज्ञा के, फिर सर्वनाम हो गया, फिर विशेषण हो गया, फिर क्रिया हो गई। ठीक है, और अविकारी क्या हो गया, अविकारी में लिंग वचन काल कारक के अनुसार नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। जैसे धीरे धीरे हो गया, तेजी से हो गया, अचानक हो गया, सत्य हो गया, अपने आप हो गया, इसलिए हो गया, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन। ठीक है,
और या अथवा फिर, ठीक है, ई भी मात्र केवल, और क्या नाम है, जितने भी विस्मयादिबोधक शब्द है और ये इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठीक है, आगे पीछे, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये लिंग वचन काल कारक के अनुसार इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब जानेंगे हम विकारी। विकारी के कितने भेद हैं? विकारी के हैं 4 भेद। कितने भेद हैं भाई? 4। पहला भेद कौन सा हो गया? पहला हो गया संज्ञा। पहला भेद कौन सा हो गया? संज्ञा। दूसरा हो गया इसका, दूसरा हो गया सर्वनाम। दूसरा क्या हो गया? सर्वनाम, ठीक है। तीसरा हो गया इसका विशेषण। कौन सा हो गया? विशेषण, ठीक है भाई। और जो चौथा है, चौथा क्या हो गया इसका? चौथा हो गया इसका क्रिया। क्या हो गया? क्रिया, ठीक है। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये 4 भेद, ये 4, इन 4 के जितने भी शब्द हैं ये सभी के सभी विकारी हैं। ये सभी के सभी क्या है? विकारी। यानी कि इन 4 के दरमियान जितने भी शब्द आते हैं उन सभी को हम लिंग वचन काल कारक के अनुसार क्या करते हैं? उन सभी को हम क्या कर सकते हैं? हम परिवर्तन कर सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। अब अविकारी। अविकारी के कितने भेद हैं? अविकारी के है 5 भेद। कितने भेद हैं? 5 भेद। पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा हो गया इसका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, ठीक है। और तीसरा आपका हो गया संबंध बोधक। संबंध बोधक। बोधक क्या होते हैं? बोधक होता है बताने वाला, जानकारी देने वाला। वाचक का मतलब होता है बोलने वाला, कहने वाला, बताने वाला, ठीक है। और चौथा हो गया विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक है। और 5वां हो गया आपका निपात। निपात, 5वां भेद कौन सा हो गया? निपात, ठीक है। तो ये 5 भेद हो गए किसके? ये हो गए अविकारी के। किसके हो गए ये 5 भेद? अविकारी के। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। कौन कौन से हो गए 5 भेद? 5 भेद हो गए हमारे, यानी कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब ये 5 भेद, अब इसको पांचों के पांचों को अगर हम जाने, इस ये जो 5 के 5 है ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्रिया विशेषण को एडवर्ब, और उसको विशेषण को एडजेक्टिव बोलते हैं। मैंने आपको शायद एडवर्ब बता दिया हो, ठीक है, गलती से। तो इसमें ये क्या हो गया? एडवर्ब, ठीक है, इसको एडवर्ब बोलते हैं। और फिर ये जो हमारा संबंध बोधक होता है, संबंध बोधक को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे प्रेपोजिशन बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? प्रेपोजिशन। और जो हमारा समुच्चय बोधक है जिसको योजक भी बोलते हैं, योजक भी बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन, क्या बोलते हैं इसको? कंजक्शन। समुच्चय बोधक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंजक्शन। और फिर हमारा जो विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। और 5वां हमारा निपात। देखिए इसका मुझे पता नहीं अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारा नाउन, ये प्रोनाउन, ये क्या बताया था मैंने? एडजेक्टिव, ये वर्ब, ये फिर आपका एडवर्ब, ये आपका क्या बताया था इसमें? जो ये समुच्चय बोधक का क्या बताया था मैंने आपको? समुच्चय बोधक बताया था कि जो कंजक्शन होते हैं, एडवर्ब, कंजक्शन, कंजक्शन के बाद जो आपका संबंध बोधक के रूप में है प्रेपोजिशन, और फिर ये जो इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक, ठीक है। अब बाकी करेंगे कल।
यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो।